What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखे कितनी शानदार है. The struggle you are doing in today is developing the strength you need for tomorrow. ये बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हैं आप जिस तरीके से एक अंडा होता है. इस अंडे के अंदर से जब चूजा निकलता है तो खुद ही स्ट्रगल कर करके इस अंडे को तोड़कर उस अंडे से बाहर निकलता है. अगर हम बाहर से इस अंडे को तोड़ दे तो उसी दिन उस चूजे की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है. बिल्कुल उसी तरीके से ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं तो आपके सामने जितने भी स्ट्रगल आते हैं किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में, तो वो स्ट्रगल आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रही है आपके सामने, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है आपके सामने, उसको आप आसानी से ओवरटेक कर जाओ, उसको आप आसानी से फेस कर सको. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से इन दोनों को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो कभी भी लाइफ में अगर कोई भी स्ट्रगल आ रहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है, तो कभी भी उसके बारे में ये नहीं सोचना है यार ये मेरे सामने ही क्यों आ रही है, बल्कि थैंक्स बोलना चाहिए गॉड को कि ये मेरे सामने आ रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आपका निर्माण करेगी और आप इससे इतनी शक्ति पा पाएंगे कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है तो आप आराम से फेस करके निकल जाएंगे वहां से, और इवन लोगों को मोटिवेशन भी दे पाएंगे इसकी हेल्प से. ठीक है, तो आज 17th ऑफ मई है. देख लेते हैं हमको कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं. उसके अलावा ये कंप्लीट हमारा डिस्कशन करने का क्राइटेरिया रहेगा जिसके अंदर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन पेन ड्राइव को खरीद सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में हो तो इन फोन पर आप इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं. ओके, ये फर्स्ट जो आर्टिकल है ये साइबर अटैक से रिलेटेड है. इस वाले आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके सॉल्यूशन किए जा रहे हैं और क्यों ये हुआ था, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ये वाला आर्टिकल गोल्ड से रिलेटेड है. हमारी कंट्री में जो रहने वाले आदमी है या औरतें, महिला, जो भी आप लोग बोल सकते हैं, वो गोल्ड से बहुत प्यार करते हैं. उनका गोल्ड से इतना प्यार हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है, हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है. तो देखेंगे वो कैसे डालता है और क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ये वाला इंडेक्स जो इंडेक्स था इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, जिसको आईआईपी हम लोग बोल रहे थे, उसका बेस ईयर चेंज किया गया था. कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज फिर इसको देखेंगे, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बास्केट में कितने आइटम्स हैं, वो सब चीजें हम लोग अच्छे से देखेंगे. थोड़ा आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा. ये वाला आर्टिकल ईरान में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये वाला आर्टिकल है. तो अभी यहाँ पे एक सर्वे कराया गया है, उस सर्वे के हिसाब से जो अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, उनका माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो फिर से जीत पाएंगे. देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ईरान में बहुत सारी प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माना जा रहा था कि ये जो है यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसी की वजह से जो वेस्टर्न कंट्री है, यूएसए वगैरह है, उन्होंने मिलकर, अब हमने देखा था कि P5+1 कौन था यहाँ पे, जर्मनी, और P5 तो परमानेंट 5 मेंबर थे. तो इन सब ने मिलके एक तरीके से अपना जो सैंक्शन थे उस पर सैंक्शन लगाने कम कर दिया, और उसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमी वगैरह अच्छी होने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा. फिर भी उस लेवल पे नहीं बढ़ी जितने पे एस्टिमेट किया जा रहा था, पर फिर भी ना होने से कुछ होना ही बेहतर माना जाता है. ठीक है, तो उसी के चलते हुए यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो हसन रूहानी जो फिलहाल अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट है, आने वाले टाइम में जो सर्वे निकाला गया है उसमें उन्हीं का मतलब फिर से चुनना तय माना जा रहा है. तो वो कई सारी और भी कंडीशन है जिस तरीके से हम पहले भी देख चुके हैं. अभी कल हमने यहाँ पे एक डिस्कशन किया था, वो किससे रिलेटेड था, एक ऑयल फील्ड से रिलेटेड था. ठीक है ना, जो हमारी वेदांत ओएनजीसी गैस फील्ड, जो ऑयल फील्ड था, यहाँ पे हमारी जो ओएनजीसी की विंग है वेदांत, जो जहां भी फॉरेन कंट्री से एक्सट्रैक्शन निकालती है ऑयल वगैरह, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो आप लोगों को उसका नाम बताना है. कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. ठीक है, तो उसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नाम बताना है. वो देखिए, वो भी इसीलिए किया था क्योंकि अब इनके ऊपर प्रतिबंध तो लगे नहीं है. प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं तो अब इनके पास में ऑप्शन हो गए हैं. पहले इनके पास में ऑप्शन नहीं थे, कोई भी इनके साथ में ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं था. उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, चाइना एक ऐसी कंट्री था जो कि अच्छे खासे लेवल पे इनके साथ में ट्रेड कर रहा था. इंडिया भी ट्रेड कर रहा था पर इतने अच्छे लेवल पे नहीं कर रहा था, क्योंकि यूएस ने मना किया था कहीं ना कहीं कि इनके साथ में ट्रेड नहीं करना है. तो प्रेशर तो बनता ही है उस टाइम पे, क्योंकि हमारी कंट्री उतने अच्छे लेवल में नहीं थे, डेवलपिंग कंट्री थी. पर लेकिन आज की डेट में हम अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं. आज की डेट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे इंडिया भी इनके साथ में व्यापार कर रहा था. तो उस टाइम पे जो सर्च की गई थी उस ऑयल फील्ड की, गैस फील्ड की, तो वो सारी इंडिया के द्वारा ही की गई थी. पर लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपको 3 गुना प्राइस उसका देना पड़ेगा. तो वो हमने कल डिस्कस किया था, तो आप लोगों को उसका नाम बताना है. पर्शियन गल्फ में है. ठीक है, तो ये यहाँ पे ईरान हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल तेहरान हो गया, और यहाँ पे इसकी आप लोगों को करेंसी भी याद रखनी है, रियाल करेंसी हो गई. यहाँ पे जब यहाँ पे इसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे उस टाइम पे यहाँ तक की बात हो गई थी कि हम डॉलर में इनके साथ में व्यापार नहीं करेंगे,
ये हमारी रुपी में व्यापार करेंगे और हमारे यहाँ से बासमती चावल वगैरह तो इस तरीके की जो कमोडिटी है वो भी ये खरीदेंगे, गेहूं वगैरह जो भी जरूरत है। तो वो सब चीजें यहाँ तक कि इतना लिबरल इन दोनों के साथ में हमारा एक दूसरे के साथ में ट्रेड हो गया था। लेकिन जब से सैंक्शन इनके ऊपर से हट गए हैं बहुत बहुत हद तक, तब से इनके भी पर निकल के आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा था कुलभूषण जाधव वाले केस में भी, कुलभूषण जाधव वाले केस में भी ईरान ने जो है साथ देने से मना कर दिया। ईरान ने मतलब एक तरीके से वही है कि पाकिस्तान इनका पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान में संबंध खराब ना हो जाए, तो उसके लिए भी इन्होंने मतलब साथ देने से मना कर दिया। मतलब उतने अच्छे लेवल पे इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दिया। हालांकि हम यहाँ पे चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं और चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है, उसकी वजह से जो अफगानिस्तान को है एक सी रूट मिल जाएगा, अफगानिस्तान को भी एक ओशन के थ्रू रूट मिल जाएगा, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। चलिए ये बताइए अफगानिस्तान को कितनी कंट्री की बाउंड्री टच करती है? लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। हार्ट ऑफ एशिया का भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था काफी पहले, हम लोगों ने हार्ट ऑफ एशिया से रिलेटेड डिस्कशन किया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, बताइए हार्ट ऑफ एशिया की जो समिट हुई थी वो इंडिया में हुई थी, इतनी तो मैं बता रहा हूं। आप लोगों को बताना है कौन से नंबर की समिट हुई थी वो, ठीक है, और किस एरिया किस सिटी में हुई थी इंडिया की, ठीक है ना। कौन से नंबर की समिट हुई थी और किस सिटी में हुई थी, रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। एग्जाम पास में आ रहे हैं आप लोगों के, इस एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है और बैंकिंग के एग्जाम चल ही रहे हैं आप लोगों के, और ऊपर से यूपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है। तो अच्छे से लग के अपना अब रिवीजन जितना हो सके कर दीजिए। ये मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता रहूंगा, उसके बेस पे आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा बैकग्राउंड में जा जाके, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट इसके बारे में था। अब आगे जो इलेक्शन वगैरह होंगे उसके उस टाइम पर हम लोग देख लेंगे इसको। ये राइट साइड में यहाँ पे इंटरव्यू दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा सिंह का। तो यहाँ पे जो बातें हो रही है तो इसमें पूछा गया है वही कश्मीर में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, उसका क्या रीजन है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कि आर्मी ने जो शील्ड बना के आदमी को उस पे आप लोगों ने देखा था जीप के आगे बैठा के, जिससे कोई पत्थर न फेंके आर्मी के ऊपर, उसको लेके चला गया था, जिसकी वजह से आर्मी का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो वही है कि यहाँ पे पत्थरबाजी क्यों चल रही है, क्यों इतना ज्यादा उकसावा चल रहा है, यहाँ पे आर्मी को लेके इतना ज्यादा चिढ़ते क्यों है यहाँ पे सब आदमी। तो उसी के बारे में ये आंसर दे रहे हैं कि देखिए सिचुएशन जो है वो आर्मी से टैकल नहीं की जा सकती है, उसी तरीके से बातें कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए नॉर्मल जो सिचुएशन होती है वो बिगाड़ी किसके द्वारा जाती है। यहाँ पे इंडियन आर्मी को इस तरीके से देखा जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है पूरा उसका फेस है वो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वहां पे जाके इतनी इंगेज रहती नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वही सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की है। तो जो सच चीजें हम पास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को देखना होगा तो इसको देख लेना। ये वाला आर्टिकल देखिए फार्मर से रिलेटेड है। आर्टिकल में कई सारी चीजें इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। देखिए हमारे फार्मरों के साथ में कई सारी प्रॉब्लम रहती है। एक तो अगर अच्छी फसल हो जाए तो दिक्कत, और बुरी फसल हो जाए तो दिक्कत। अच्छी फसल हो जाए किसी लिए दिक्कत, उनका प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और बुरी फसल हो जाए तो खाने के लाले पड़े ही रहते हैं। तो उस चीज से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया गया। इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। और ये नीचे वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अपनी कुछ कहानी लिख रहे हैं। झारखंड में माइनिंग में एक डिजास्टर हुआ था वहां पे, तो उससे रिलेटेड उसके बारे में ज्यादा ना लिख के अपनी बातें बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे दे रखा है इसको हम जब न्यूज डिस्कशन देखेंगे, ये वाला पॉइंट काफी अच्छा है, इसको न्यूज डिस्कशन वाले पॉइंट में देख लेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट आर्टिकल जो है ये वानाक्राई साइबर अटैक से रिलेटेड है। एक साइबर अटैक हुआ वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियों में। तो देखिए ये किसी भी कंट्री को छोड़ा नहीं गया, यूएसए हो, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रसिया हो, चाहे जापान हो। हालांकि इंडिया पे इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बल्कि और सारी कंट्रियों को बहुत सारी कंट्री लगभग मतलब 140 से ऊपर के लगभग कंट्री है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है वानाक्राई। तो आप लोगों को नाम याद रखना है, नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो हुआ क्या था यहाँ पे, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। मान लीजिए आप लोगों ने लैपटॉप ऑन किया, तो लैपटॉप ऑन करते ही इस तरीके का आप लोगों के स्क्रीन पे इस तरीके की चीजें बनी हुई आ जाएगी यहाँ पे। तो वहां पे क्या बोलेगा कि अगर आपको अनलॉक इसको करना है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी चल रही है, टाइमिंग भी चल रही है। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अगर इसको अनलॉक करना है आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे जितने इन्होंने मांगे, और वो पैसे भी आप लोगों को डॉलर वगैरह में नहीं देने हैं, वो पैसे भी आपको बिटकॉइन में देने हैं, ठीक है ना। तो बिटकॉइन में वो पैसे देने हैं बिटकॉइन के हिसाब से। बिटकॉइन क्या होता है, एक तरीके से ये वर्चुअल करेंसी है, एक ऐसी करेंसी है कि इसको कहीं ना कहीं मतलब ट्रेस भी नहीं किया जा सकता ढंग से, कहां से दिया जा रहा है और किसके पास में पहुंचा जा रहा है। तो ये भी एक रीजन है। अगर मान लीजिए कोई वैसा बैंक अकाउंट है वो लोग खोलेंगे तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो बैंक अकाउंट भी जिसमें बिटकॉइन वगैरह ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो भी ऐसी कंट्री में खोले गए हैं जहां पे कि जो बैंक अकाउंट खोलने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं मांगी जाती है, ठीक है। तो ये कई सारी सिचुएशन इन्होंने देख दाख के पूरा काम किया है।
तो जिसका भी इन्होंने लैपटॉप हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया, अब उसकी स्किन अनलॉक करने के लिए ये बिटकॉइन मांग रहे हैं, एक तरीके से पैसे मांग रहे हैं, $30 या जितने भी इनको चाहिए उतना पैसे मांग रहे हैं उससे, और उसके बाद में ये इसको खोलेंगे, उसके बाद में ये की देंगे, मतलब उसके बाद में जिस तरीके से पासवर्ड डाल दिया जाता है लैपटॉप वगैरह में, तो एक तरीके से लॉक कर दिया है पासवर्ड को, और अंदर ये भी वो लैपटॉप को लॉक कर दिया गया है, ये भी बोला गया है कि अगर आप लोगों ने इसको खोलने के लिए मतलब पैसे नहीं दिए, तो जो कुछ टाइम में, मान लीजिए आज है तो अगले 2-3 दिन में इसका प्राइस जो डबल हो जाएगा, फिर आने वाले टाइम में ट्रिपल हो जाएगा, और 3 दिन तक, 3-4 दिन तक जो इनकी बातें नहीं मानी गई, तो जितना भी इसके अंदर डेटा है कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, उसको डिलीट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का ये है, जो कि एक तरीके से रैंसम फिरौती मांग रहे हैं, आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से, ये फिरौती मांग रहे हैं सारी कंट्रियों से। और देखिए कंडीशन कितनी ज्यादा खराब हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है, मैलिशियस हो गई है, तो ये हो गई है। तो वानाक्राई, एक तो आप लोगों को यही याद रखना है, 150 कंट्री इससे अफेक्टेड हुई है वर्ल्ड की, तो वनरेबिलिटी देख सकते हैं आप वर्ल्ड में कितनी बुरी कंडीशन हो गई है। और एक बात और देखने को मिल रही है, ये जो है ये इंपैक्ट पड़ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है जो हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप में, उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उसका क्या रीजन है वो अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो रैंसम के नेचर है इसका, एक तरीके से फिरौती मांगी गई है और बिटकॉइन के रूप में मांगी गई है, ठीक है ना, बिटकॉइन के रूप में इसको मांगा गया है। तो इसी तरीके से जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि एक तरीके से 4 बिलियन का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है जो इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है इसकी वजह से, जो कि ये एक तरीके से जो वानाक्राई नाम का साइबर अटैक किया गया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि इससे पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बोल दिया था कि अपनी अपनी विंडोज वगैरह सब अपडेट करते रहिए, क्योंकि इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो उसको टैकल किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का इस तरीके का भी मतलब पहले ही देखिए, जो भी अपडेट आपकी विंडो में आता है, हालांकि आज की डेट में बहुत सारे अपने कंप्यूटर में मतलब एक ओरिजिनल विंडो यूज नहीं करते हैं, तो जो ओरिजिनल विंडो यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा मतलब आप लोग एक तरीके से मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं इंपैक्ट पड़ने के, इस तरीके से डायरेक्ट अटैक होने के। अगर जितनी भी अपडेट होती है, आप ओरिजिनल विंडो अपडेट कर रहे हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट की साइड से जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपकी ऑलरेडी अपडेट सब कुछ है, तो इस तरीके के अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है कि उन्होंने पहले ही अपडेशन देती थी, पर लेकिन कहीं भी अपडेट नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रिपेयर नहीं थे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी प्रिपेयर नहीं थे, तो दोनों तरफ से इस तरीके की चीजें देखने को मिली है यहाँ पे। और इंडिया में मैंने जैसे आप लोगों को बताया भी, इंडिया में इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, और जो कुछ एरिया यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जो थोड़ा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला वाले एरिया में कुछ इसका इंपैक्ट देखने को मिला था, तो वहां पे जो सिस्टम है एकदम शट डाउन कर दिए गए, और एकदम उनको नेट से, इंटरनेट वगैरह से सारी एक्टिविटी उनकी बंद कर दी गई, तो वहां पे चीजों को कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है ना। तो इंडिया पे इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है हमारे यहाँ पे। तो ये चीजें निकल के कहां से आई है, देखिए हर एक चीज, हर एक किसी न किसी में कुछ ना कुछ लूप होल पाए जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम कोई यहाँ पे रूल और रेगुलेशन लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ लिया जाता है कि किस तरीके से उसका यूज करना है, जो कि हमारे यहाँ पे वकील होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हर एक जगह कुछ ना कुछ लूप होल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी एक लूप होल था जो कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो में था। ये लूप होल जो था वो यूएसए की जो नेशनल एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसको पता था वो लूप होल क्या है, पर लेकिन उसने माइक्रोसॉफ्ट, उसने किसी को उसको बताया नहीं, उसने अपने डेटा के अंदर उसको स्टोर करके रख दिया कि ये लूप होल है विंडो के अंदर, ठीक है। तो जो ये लूप होल जो विंडो के अंदर था, वो किसी न किसी तरीके से जो ये साइबर अटैक करने वाले हैं वो भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको पता नहीं था, पर लेकिन यहाँ से जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो यहाँ से लीक कर दिया गया किसी के द्वारा, तो उनको वो लूप होल मिल गया, और जिसकी वजह से उन्होंने इतना सब कुछ कर डाला, ठीक है ना। तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका साथ दिया गया है कहीं ना कहीं, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें किसी ने इसको लीक कर दिया गया, जिसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वेकअप कॉल के रूप में देखा जा रहा है। और जो ब्रैड स्मिथ है, जो कि चीफ है ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट के, तो उन्होंने भी बोला है वेकअप कॉल है, जिस तरीके से मतलब चीजें निकल के आ रही हैं, वनरेबल कंडीशन बन गई है, अब आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी अच्छे से लेके चलेगी, और इस तरीके के स्टेप्स जो हैं उन पे आगे से फोकस दिया जाएगा, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे बोली जा रही है। और सबसे अच्छी बात तो वही है जो कि एक डोनाल्ड ट्रम्प जी के बारे में आप लोगों को देखने को मिलती है, इनका व्यू इसके ऊपर क्लियर नहीं है, जो कि आज तक किसी भी चीज के ऊपर नहीं रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, किसी के ऊपर भी व्यू क्लियर नहीं रहा है, तो यहाँ पे कहाँ से व्यू क्लियर रहेगा। आज तक सारी चीजें इनकी, चाहे इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड हो, या किसी भी कंट्री पे पाबंद लगाने से रिलेटेड हो, या H1B वीजा से रिलेटेड हो, कहीं पे भी इनका मतलब एक तरीके से माइंड क्लियर नहीं है कि इनको क्या करना है। वही है, रिएक्शन देख के इनकी रिएक्शन निकल के आती है। तो आगे बोला जा रहा है इनका व्यू क्लियर रहे न रहे, ग्लोबल को मिलके, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। देखिए कुछ इशू ऐसे हैं, जैसे कि इन्वॉल्वमेंट वाला इशू हो गया,
टेररिज्म वाला इशू हो गया, साइबर वाला इशू हो गया। ये कुछ इशू ऐसे हैं कि इनमें एक कंट्री कुछ नहीं कर सकती है। तो जब तक ग्लोबल मिलके साथ में सब काम नहीं करेंगे तब तक कंडीशन सही नहीं हो पाएगी। तो साइबर वल्नरेबिलिटी के खिलाफ अगर किसी को लड़ना है तो ग्लोबल लेवल पे इसका इंप्लीकेशन होता है। 150 कंट्री पे लगभग देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू रहता है, उसका भी ग्लोबल पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके की सिचुएशन से लड़ना है तो सबको साथ में आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक अकेली कंट्री इसको कर लेगी। ओके, नेक्स्ट वाला आर्टिकल है वो गोल्ड से रिलेटेड है। हमारी कंट्री में गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सब, शादियों में देख लीजिए या फिर मंदिरों में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए गोल्ड जो होता है हम लोग खरीद तो लेते हैं पर लेकिन इसको संगवा के अपने संदूक में बक्सों में रख देते हैं। तो वहां पे रखा रहता है, इसका कोई भी यूज नहीं होता है, वहां पे रखा हुआ है ओनली, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारा गोल्ड खरीद लिया जाता है और वो एक तरीके से ला के रख लिया जाता है अपने संदूकों में, बक्सों में, और उसका कोई यूज नहीं होता है। तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मान लीजिए आप कोई मशीन खरीद के लेके आए, ठीक है ना, एक सिलाई करने की मशीन खरीद के लेके आए और उस सिलाई करने की मशीन को लेके आके एक बक्से में पैक करके रख दिया और उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मशीन तो खैर खराब हो जाएगी, गोल्ड खराब नहीं हो रहा है, पर लेकिन जिन पैसों की वो खरीद के लेके आए उन पैसों को अगर इस सिलाई की मशीन पे हम लोग खर्च नहीं करते तो कहीं और खर्च कर सकते थे, हमारी इकोनॉमी में कहीं और उसको खर्चा किया जा सकता था, जिसकी वजह से उसका कहीं और यूटिलाइजेशन किया जा सकता था। तो ये मैंने एग्जांपल दिया बस आपको, आप लोगों को समझने के लिए। जिस तरीके से गोल्ड को खरीद के रख लिया जाता है तो उन पैसों का अगर कहीं और हम यूज करें तो एक अच्छे लेवल पे उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, हमारी इकोनॉमी पे डिमांड एंड सप्लाई बढ़ सकती है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये मोनेटाइजेशन वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन बिल्कुल अपोजिट उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने डीमोनेटाइजेशन देखा है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था, डीमोनेटाइजेशन का मतलब था कि मार्केट्स में जो पैसा अवेलेबल है उसको खींच लिया जाए, ठीक है। मतलब डीमोनेटाइजेशन कर दिया, मार्केट से जो पैसा है वो बैंकों में आ जाए और फिर से उसको निकाल के भेजा जाएगा वापसी। तो मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, मोनेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ से जो मार्केट में जो एक तरीके से गोल्ड अवेलेबल है उसको खींचा जाए, मतलब बैंक में गोल्ड को रखा जाए और लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, रुपया जाए लोगों के हाथ में, जिससे कि पैसों को वो यूज करें और पैसों को यूज करने के बाद में उसको हमारी इकोनॉमी एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ बढ़े। देखिए जो भी चीजें कहीं भी इकोनॉमी में कुछ हो रही है, हर एक चीजें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डिमांड रहेगी तो सप्लाई भी निकल के आएगी, अगर डिमांड नहीं रहेगी तो सप्लाई का कोई मतलब नहीं है, क्राइसिस आ जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को पैसा दिया गया और इससे बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं। देखिए एक तरीके से, एक तो मतलब लोग इसके ऊपर अगर उनको पैसा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मोनेटाइज, इसके फायदे क्या रहेंगे, गोल्ड को इसके अंदर और भी बातें थी। मतलब आप लोग गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, बॉन्ड क्या खरीदिए, आप लोग बिल्कुल गोल्ड के बॉन्ड खरीदिए, आपके पास में एक पर्चा टाइप का रहेगा, आपको डायरेक्ट गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब लोग बाग गोल्ड खरीदते हैं तो देखिए उनके पास में गोल्ड रखा रहता है, अगर गोल्ड के बॉन्ड के कागज भी खरीदेंगे वो तो एक गोल्ड की वैल्यू जो रहेगी वो उसके इक्वल ही रहेगी गोल्ड के। तो गोल्ड के ऊपर, जिससे कि ज्यादा गोल्ड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे और जो हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो ज्यादा न बढ़े, तो ये सारी एक्टिविटीज को ठीक करने के लिए ये इस तरीके की स्कीम्स हमारे यहाँ पे चलाई गई थी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतना ज्यादा इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। अब आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बातें की जा रही है, ठीक है। देखिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी चीजें चलाई थी हमारे यहाँ पे, नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन बोलना चाहिए, हालांकि स्कीमें चलाई थी यहाँ पे। तो स्कीमें जो चलाई थी उसका जिस लेवल के लिए स्कीम चलाई थी, यहाँ तक भी इन्होंने बोला था कि जो भी मतलब मंदिरों में भी गोल्ड रखा हुआ है उस गोल्ड को भी आप लोग लाके बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक भी इन्होंने बोला था क्योंकि हमारे यहाँ पे मंदिरों में इतना ज्यादा गोल्ड रखा हुआ है, मतलब बेइंतहा गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो हमारी इकोनॉमी में आ जाएगा तो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये बातें भी यहाँ तक भी बोली गई थी, पर लेकिन जो इनकी स्कीम निकल के आई थी ये गोल्ड मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, वो सारी कहीं ना कहीं एक ऐसा इंपैक्ट नहीं दिखा पाई जिस तरीके से इंपैक्ट उसको दिखाना चाहिए था। क्यों, वो यहाँ पे जो हमारे एस्टिमेट निकल के आ रहे हैं उसके थ्रू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंडिया में जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है, वो ह्यूज जंप हुआ है, अप्रैल में इंक्रीज हुआ है। पहले जो अप्रैल में था, पहले मतलब लास्ट ईयर जो था वो देखा मिला था कि 1.23 बिलियन था, ठीक है ना। आज की डेट में वो बढ़ के हो गया 3.85 बिलियन। तो देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, लगभग डबल, आप लोग इसको डबल से भी ज्यादा आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो इतना ज्यादा बढ़ गया है जो कि पहले बहुत कम था। तो इस तरीके से अगर ये इस तरीके का हम गोल्ड खरीद रहे हैं और उसको लाके हम रख दे रहे हैं सिंगवा के पैसा लगाने के बाद में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। और जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए भी ये वरी का रीजन बन जाता है। देखिए हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस की थी, जो हमारा आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट है वो फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे जो रेट चेंज करने होते हैं, जो भी घटाने बढ़ाने होते हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन को हमको काउंट करना है, वो सब चीजें डिसाइड की जाती है। तो वो इन्हीं बेसिस पे डिसाइड की जाती है।
तो अगर हमारे यहाँ पे गोल्ड पे ज्यादा फोकस रहेगा और इस तरीके से गोल्ड खरीदने पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी डिसाइड करने में भी बैंक को भी वरी रहेगी और कम से कम फिस्कल पॉलिसी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो फिर पूरी इकोनॉमी हमारी गड्ढे में जानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करें। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट का ये मतलब है, एक साइड में है इंडिया, ठीक है, दूसरी साइड में है चाइना। तो चाइना से हम जितना माल खरीदते हैं, जितने आइटम खरीदते हैं, उतने आइटम, इतना माल, इतने पैसों का आइटम उनको बेचते नहीं है। ठीक है ना, मान लीजिए हमने इनके यहाँ से 100 रुपए का माल खरीदा और इनको हमने 50 का बेचा ओनली, तो यहाँ पे 50 रुपए का ट्रेड डेफिसिट आ गया हमारी साइड से। ठीक है ना, चाइना को तो फायदा हो रहा है, तो हमारी साइड से अगर हम 100 का बेचे, 100 का खरीदे तो तब चीजें सही लेवल पे रहती हैं। तो इतना खरीद नहीं, जितना हम खरीद रहे हैं उतना हम बेच नहीं रहे हैं, तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे अप्रैल में देखने को मिला है 13.2 बिलियन का। बिलियन में बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जो कि पहले कुछ टाइम में 2014 से बात चल रही है, जो कि पहले टाइम में था 4.8 बिलियन था कुछ टाइम पहले, और 2014 से अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा हो गया ये। तो 20% इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, 25 बिलियन को करीब देखा जा रहा है, और 40% इंक्रीज इन द इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लगभग 38 बिलियन। तो कहीं ना कहीं ये सारा इंपोर्ट जिस तरीके से, देखिए अगर हम अच्छी चीजें खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, उनका यूटिलाइज कर रहे हैं, डिफेंस के लिए कोई मशीनरी खरीद रहे हैं उनका यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मशीन खरीद रहे हैं उनका यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव होता है, वो एक कैपिटल होती है हमारे यहाँ जिनका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। पर लेकिन अगर गोल्ड ला के खरीद के रख ले रहे हैं तो उसका कोई यूटिलाइज नहीं होता है, वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ाता है। और एक ये इतना क्यों बढ़ गया, अभी आने वाले टाइम में इतना क्यों देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को ये इसके लिए भी मिल रहा है, जो कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे नवंबर में, ठीक है, नवंबर 2016 में, लास्ट ईयर। तो जो वो नोट बंद कर दिए गए थे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, तो लोगों के खुद के पैसे बैंक में होते हुए भी उनको ऐसा लगा कि हमको ठग लिया गया है, ऐसा उन लोगों को देखने को मिला। तो इस तरीके की चीजें देखने के लिए आई, तो तब से लेके आज तक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी ये आशंका आ गई कि यार इससे अच्छा तो गोल्ड खरीद लेते, पैसा तो हम लोगों को बैंक में जाके जमा करना पड़ रहा है, अगर हम लोगों के पास में गोल्ड होता तो हमको किसी को जाके जमा ही नहीं करना था, वो हमारे पास ऐसा का ऐसा रखा होता अगर हम लोगों ने गोल्ड खरीद लिया होता तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से और भी कई सारी चीजें हुई हैं। इसके अलावा क्या चीज हुई है, डिमोनेटाइजेशन जैसे हुआ है उस टाइम पे लोगों के पास में पैसे नहीं रहे हैं, तो पैसे नहीं रहे तो उस टाइम पे लोगों के पास में जब पैसे नहीं है तो गोल्ड कहां से खरीदेंगे, तो उस टाइम पे गोल्ड भी नहीं खरीदा गया। तो ये भी देखने को मिला है 675 टन लगभग ड्यूरेशन में गोल्ड खरीदा गया है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही लो था, अगर 7 साल के लगभग ओवरव्यू में देखा जाए, पिछले 7 ईयर का ओवरव्यू निकाला जाए तो बहुत ही कम था। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से भी गोल्ड के इंपोर्ट में कुछ ना कुछ कमी आई थी, पर लेकिन अब जो है यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं उठ गया है। ठीक है ना, तो गोल्ड की डिमांड उसी तरीके से यहाँ पे अब देखने को आ रही है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी ऊपर देखी है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कुछ तो वैसे ही देखिए, हमारे यहाँ पे जो हमारी कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी वजह से भी गोल्ड को बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है, और कुछ अब जो डिमोनेटाइजेशन हो गया उसकी वजह से गोल्ड को और ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो इसको ये भी बोला जा रहा है, देखिए गोल्ड है एक तरीके से डोरमेंट मेटल है। ठीक है ना, आपने अर्थक्वेक का भी नाम सुना होगा, डोरमेंट अर्थक्वेक, तो मतलब एक तरीके से पड़ा हुआ है, अभी यूज नहीं हो रहा है। हाँ वो है कि यूज भी हो सकता है इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने फिजिक्स उसमें ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ये। तो देखिए यही बात निकल के आ रही है कि अगर इस तरीके से गोल्ड पे इतना फोकस दिया गया, ठीक है ना, तो ये तो वही बात हो गई ना, मतलब एक तरीके से डोरमेंट रख देना चीजों को, और उनको किसी भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी होती है उनमें इन्वेस्टमेंट ना करना, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसको डोरमेंट रख दिया गया है। तो इसीलिए पॉलिसी मेकर के लिए भी कंसर्न हो जाता है, वही बातें रिपीट हो रही हैं हालांकि। तो इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो कुछ तो चीजें वो देखने को मिली है, और एक तरीके से कई सारी चीजें और भी रहती है, मार्केट के ऊपर भी कई सारी चीजें डिपेंड करती है यहाँ पे। इसके बारे में एक बार देख लीजिए, देखिए क्या होता है, देखिए दो तरीके की मार्केट होती है, एक तो होता है फॉर्मल मार्केट जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल होती है, एक तो जिस तरीके से एक प्रॉपर की मार्केट, जो प्रॉपर लेवल की मार्केट होती है, एक होती है इनफॉर्मल मार्केट। इनफॉर्मल मार्केट जैसे रेडी लगाने वाले होते हैं, या फिर ये जो छोटे छोटे लेवल पे गलियों में आप लोग दे जाते हैं, कोई भी मतलब जो सामान बेचते हैं, तो इनका जो है इकोनॉमी में जो किस तरीके से इनको काउंट नहीं किया जाता है कहीं ना कहीं। मतलब एक तरीके से अगर फॉर्मल मार्केट है तो वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, पता है कि किस तरीके से सारी जो चीजें होती है लगभग बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होती है, उनकी सैलरी वगैरह दी जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉपर वे में सबको पता होता है। तो हर एक कंट्री वो चाहती है कि कहीं ना कहीं मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को एक फॉर्मल मार्केट बना दी जाए, जिससे उनको सब चीजों का पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती रहती है। तो फॉर्मल मार्केट एक पाइपलाइन के थ्रू होकर जाती है, मतलब एक बैंकिंग सिस्टम के होकर थ्रू जाती है, एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के थ्रू इसको डायरेक्ट किया जाता है।
एक सारी चीजें यहाँ पे एक प्रॉपर वे में होती हैं, पर लेकिन इनफॉर्मल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। हर एक कंट्री यही चाहती है कि फॉर्मल मार्केट रहे वहां पे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर फॉर्मल मार्केट रहेगी तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू सारी चीजें होगी। तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी हम लोगों ने जिस तरीके से बात की थी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब भी यही था। उस जो अकाउंट खोले गए थे वो इसीलिए खोले गए थे ताकि जो लोग हैं वो जो डिपेंडेंट रहते हैं ना कैश के ऊपर, तो कैश के ऊपर से ज्यादा डिपेंडेंसी हटा के अपनी मतलब एक तरीके से कैश लेस और लेस कैश इकोनॉमी बनाने की बात चल रही थी उस तरीके से। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म लेके आए बैंकिंग से रिलेटेड, जो यहाँ पे रिफॉर्म चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे रिफॉर्म चल रहे हैं यहाँ पे, जो एक तरीके से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड, तो इस तरीके के जो भी रिफॉर्म चल रहे हैं वो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अच्छे लेवल पे लाने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है चीजों का। तो आगे भी यही बातें बोली गई है। देखिए जो ये तो है फेवरेट मेटल रहनी है और एडवर्स इंपैक्ट इकोनॉमी पे डालेगी, एक्सटर्नल ट्रेड पे डालेगी। अब पॉलिसी मेकर के लिए चैलेंज तो है, पर उनको देखना पड़ेगा फिर भी इस चीज को कैसे टैकल करना है। टैकल तो किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ेगा अगर अपनी इकोनॉमी को सुधारना है तो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी आप लोगों ने उसका डिस्कशन देखा होगा और नॉर्मली एडिटोरियल भी उससे रिलेटेड 3-4 एडिटोरियल भी आ चुके हैं। तो FRBM फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कमेटी, FRBM ये कमेटी सेट की गई थी। तो इस कमेटी में रिवाइज करने की बात की गई थी। इस कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशन आई थी जो कि अब पब्लिक डोमेन में रख दी गई है। इस कमेटी के हेड कौन थे ये बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आप लोगों को बताना है। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, फिस्कल माने गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, गवर्नमेंट को जो चीजों को टैकल करना है, एक तरीके से मैनेज करना है, जो यहाँ पे फालतू के खर्चे किए जा रहे हैं उनको मैनेज करना है, तो अपने खर्चों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो वो FRBM कमेटी के तहत चीजें डिस्कस की गई थी। और अगर ये भी बता सकते हैं, टारगेट भी बता दीजिए, FRBM कमेटी ने जो टारगेट दिया गया है, ठीक है ना, जो फिस्कल रिपोर्ट उसके निकल के आई है उसके तहत जो टारगेट दिया गया है कि फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारे यहाँ पे, अगर वो भी आप लोग बता सकते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ओनली मैं रिवीजन के करने के तहत पूछ रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। सारी चीजें पीछे बताई जा चुकी है लेक्चरों में ये सारी। ये वाला आर्टिकल एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला आर्टिकल और पीछे भी 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूं मैं ये वाला आर्टिकल, तो आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे इस वाला आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये वाले बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यू बेस और न्यू बास्केट, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। पहले बेस ईयर क्या था, पहले बेस ईयर था 2004 और 5, ठीक है। अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है 2011 और 12। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। बेस ईयर चेंज कर दिया गया और जो बास्केट भी चेंज कर दी गई है, जिसके अंदर पहले आइटम थे, पहले जो आइटम थे इसके अंदर 620 थे, ठीक है ना। अब उनको बढ़ा के 809 कर दिया गया है जो आइटम थे, ठीक है ना। जिस तरीके से इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, सोलर सिस्टम, अब इसमें नए जो डाल दिए गए सोलर पैनल वगैरह, तो वो सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो ये देखिए जो ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडेक्स होता है ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री जो हमारी होती है, कोई भी इंडस्ट्री है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है, वहां पे किस लेवल की एक्टिविटी हो रही है, क्या कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, उससे रिलेटेड ये निकाला जाता है इंडेक्स, जो ग्रोथ इंडेक्स निकाला जाता है ये। जो पुराने वाला बेस था, पुराने वाले बेस से लेके आज तक बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी थी, तो इसलिए इसको चेंज किया गया, क्योंकि पुराने वाले बेस में अगर हमारी इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ भी निकल रहा है तो वो ग्रोथ हमको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा था, तो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा था, जबकि ग्रोथ एक अच्छा खासा हो रहा था, ठीक है। तो पॉलिसीज के साथ में एक ढंग से उसको सिंक्रोनाइजेशन किया जा सके, तो वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्चुअल में जो ग्रोथ हो रही है वो देखने को मिलेगी और ये मोर डायनामिक अब हो गया है, ठीक है। तो ये CSO के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये 1937 में स्टार्ट किया गया था, तब से लेकर 9 बार इसको रिवाइज किया जा चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 2011-12 अब इसका नया हो चुका है। तो अब इसमें क्या बातें हो चुकी है, कई सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हो चुकी है। एक तो एम तो वही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चीजें हो रही है उसके बारे में फोकस रखना है। अब जो नए इसमें प्रोडक्ट डाले गए हैं, नए आइटम डाले गए हैं, 809 नए आइटम हो गए हैं जो कि पहले 620 थे, ठीक है। तो नए आइटम डाले गए, इससे क्या होगा, अगर कहीं भी चेंज हो रहा है तो अच्छे लेवल पे जो चेंज हो रहा है उसको कैप्चर किया जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो पहले इसका पार्ट नहीं था, वो भी अब इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ में डाल दिया गया है। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा टारगेट था, सोलर सिस्टम का और विंड सिस्टम का जो हमारा टारगेट है वो कितना है, दोनों बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये भी बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। रिवीजन कीजिए, कुछ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ आप लोग खुद से उठा के रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन हो सकता है आप रिवीजन पे फोकस रखिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसके तरीके से चीजों को करके चलिए।
इसके अलावा टेक्निकल कमेटी के बारे में भी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। टेक्निकल कमेटी भी यहाँ पे सेट की गई है, वो कि टेक्निकल कमेटी क्या देखेगी कि जो भी जहां पे भी जितना भी छोटा सा भी किसी भी आइटम में किसी भी एरिया में जो भी ग्रोथ आ रहा है या जो भी नेगेटिव साइड में चीजें जा रही हैं उसको एस्टिमेट किया जाएगा ये क्यों हो रहा है और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर अपना डिसीजन लिया जाएगा। तो इसलिए टेक्निकल कमेटी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये अब चीजों पे ध्यान रखेगी यहाँ पे। ओके, आप लोगों को यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये नाम याद रखना है, सुमित्रा चौधरी। देखिए यूपीए की गवर्नमेंट ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको बोलते हैं, कांग्रेस का और जो उसके साथी हैं उनका गठन यूपीए बोला जाता है, इसी तरीके से एनडीए बोला जाता है जिसमें बीजेपी है और प्लस उसके साथी मिले हैं, ठीक है ना, उसको एनडीए बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको यूपीए बोला जाता है। 2012 में इन्होंने कमेटी सेट की थी, तो उसकी चेयरपर्सन जो थे सुमित्रा चौधरी थी। तो इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी कहीं ना कहीं वो अब जाके चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, वहां पे इन्होंने रिकमेंड किया था इन सब चीजों को। तो देखिए मेन ड्राइवर अगर किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ का बोला जाता है उसको कंजप्शन बोला जाता है, जो कि कंज्यूम करते हैं। नॉर्मल सी बात है, डिमांड और सप्लाई वाली बात आ जाती है। ठीक है ना, तो कंज्यूमर में जो ड्यूरेबल चीजें होती है और नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बारे में जिक्र किया गया है। तो 6.2% होता है और ये 9 मतलब देखा गया है कि नॉन ड्यूरेबल 9% था यहाँ पे। तो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल होता क्या है, पहले एक बार ये देख लीजिए। ड्यूरेबल जो होता है जो लंबे समय तक चलता है, जिसको टिकाऊ बोलते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चलते हैं, मान लीजिए बिस्किट ही ले लीजिए आप लोग, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं। बिस्किट आप लोग लेके आते हैं तो बिस्किट का पैकेट काफी लंबे समय तक रखा रहता है, नमकीन का पैकेट भी काफी लंबे समय तक रखा रहता है। पर लेकिन अगर आपको बोलूं फल फ्रूट जो टमाटर वगैरह होते हैं या मैंगो वगैरह होते हैं, एप्पल होते हैं, पपाया होता है, तो इनको ज्यादा लंबे समय तक आप लोग नहीं रख पाते हैं, तो वो नॉन ड्यूरेबल होता है। ठीक है ना, और इसके बाद में क्या हुआ, 7th पे कमीशन अभी आया था। 7th पे कमीशन की वजह से भी लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। लोगों के हाथ में पैसा आया तो उनको पैसा खर्च करने के लिए मिला, तो वो एक अलग चीज दिख रही थी। पर लेकिन उसके बाद में डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो देखिए अगर कोई भी इकोनॉमी के ग्रोथ निकाला जाता है तो सारी चीजें देखी जाती है वहां पे। डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों के पास में पैसा नहीं रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी उन पे भी इंपैक्ट देखने को मिला। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अगर इंपैक्ट देखने को देखा जाए तो अप्रैल से अक्टूबर तक 6.8 था। ठीक है ना, 6.1% था अप्रैल से अक्टूबर तक। पर लेकिन जैसे ही अक्टूबर के बाद की बात की जाए, नवंबर में डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो नवंबर से मार्च तक जो रहा वो 2.28% हो गया। तो देखिए कितना ज्यादा है, फिर एक तरीके से नेगेटिव में चली गई चीजें। तो बहुत सारी चीजों के देखा जाता है, तो एक चेंज करने का ये भी बात है। देखिए इसके साथ में आप लोगों को ये भी याद रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी बेस चेंज किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, उसको भी 2011-12 कर दिया गया है। ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, देखिए अगर एक बात इसके अलावा ये बताता हूं, आर्टिकल में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना ईयर चेंज करने की बात की गई है, जिसके तहत जो अपना इकोनॉमिक ईयर होता है, जो उसको क्या चेंज करने की बात की है, जो बजट वगैरह आते हैं हमारे मार्च में आते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो नॉर्मली कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है हम उसको 1 जनवरी से करने जा रहे हैं, जो कि रिकमेंडेशन दी गई थी एक तरीके से गवर्नमेंट ने, जो कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था सारी स्टेट गवर्नमेंटों को। तो वो किस लिए किया जा रहा है, वो एक तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए किया जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बनाने की बात चल रही है, जीडीपी के तहत, होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत और आईआईपी के तहत। तो इससे क्या रहेगी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पता रहेगा, सारी चीजें हमको इस ईयर से नापनी है, तो ये पता रहेगा ना कि कितना ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि एक तो नाप रहे हैं हम 2004 से, एक नाप रहे हैं 2011 से, एक नाप रहे हैं 2013 से। तो इस तरीके से जो एक ग्रोथ है, एक एस्टिमेशन है, वो अच्छे से निकल के नहीं आता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है जो मई में अब रिवाइज जो एस्टिमेशन ग्रोथ निकल के आने वाला है, अब वो जो रिलीज होने वाला है मई में रिलीज होगा। ठीक है ना, तो एक तो ये ग्रोथ रिलीज होगा। डिमोनेटाइजेशन जब से हुआ है, जो ढंग का एक देखने को मिल रहा है। एक वो बोला था ना कि लॉन्ग टर्म एक तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो पड़ेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, अब जो ये रिलीज होने वाला है। तो इस पे ध्यान देने के लिए अब यहाँ पे इस पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, अब ये फार्मर से रिलेटेड है। हमारे जो किसान होते हैं हमारे देश में, उनकी बेचारों की बहुत ही बुरी कंडीशन रहती है। अगर प्राइस बढ़ जाए तो दिक्कत है, और प्राइस घट मतलब अगर प्राइस नहीं, अगर एग्रीकल्चर अच्छी हो जाए तो दिक्कत है, और बुरी हो जाए तो दिक्कत है। अच्छी हो जाए तो प्राइस डाउन हो जाते हैं, और बुरी हो जाए प्राइस तो बढ़ते हैं, पर लेकिन उनका इतनी पैदावार नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो अब की बार जो देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा मानसून रहा था लास्ट ईयर में भी, और अब की बार भी मानसून की बहुत ही अच्छी एक तरीके से एस्टिमेशन लगाया गया कि अच्छे लेवल का होने वाला है। तो उन सब चीजों को देखते हुए एक बात सामने निकल के आ रही है, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा अबंडेंस याल्ड हुई है, प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हुआ है। तो उसकी वजह से जो चिली है, मिर्च है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, टमाटो कर्नाटका में, तोर दाल महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे जो प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए हैं। ठीक है ना, जो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गए हैं, तो फार्मरों के लिए प्राइस जो क्रैश हो गया है, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है। तो ये प्राइस गिरने के जो रीजन बताया गया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी आप लोग इसका ब्लेम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, अगर यहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी अच्छी है, कैपेबिलिटी अच्छी है, तो चीजों को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि इकोनॉमी पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो एक तो बात वो देखने को आती है यहाँ पे। ठीक है ना,
और दूसरे साइड में बिचौलिया रहते हैं, मतलब जो फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं उनको ओनली 20 से 25% मिलता है, बाकी का जो बिचौलिया ले जाते हैं, बाकी का जो मतलब इनको जो प्रोड्यूस किया जाता है 25%। आप लोग देख लीजिए, मतलब 1/4 जो इसका मार्केट में अगर मान लीजिए 100 रुपए है किसी चीज का प्राइस, तो इनको ओनली 25 रुपए मिल रहे हैं। और जबकि जितनी मेहनत बोना, उनका देखभाल करना, पानी देना, खाद देना, अपनी इतनी मेहनत लगाना, धूप में काम करना, वो सारा काम किसान कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, पर लेकिन उनको फायदा कितना मिला? ओनली 25%। तो ये कहीं ना कहीं एक जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से अगर कोल्ड स्टोरेज हो तो वहां पे जो जितने भी ड्यूरेबल गुड है, जो कि नॉन ड्यूरेबल गुड जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको वहां पे ले जाके रखा जा सकता है, जिससे कि जब प्राइस मार्केट में अच्छा रहे तो उनको निकाल दिया जाए वहां से। तो इसलिए हमारे फार्मर को अच्छा फायदा हो सकता है। तो जो इसी तरीके की जो चीजें होती हैं वो अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से हो तो वेस्टेज भी, इतना ज्यादा वेस्टेज होता है एग्रीकल्चर में, उसको भी कम किया जा सकता है। 40% प्रोड्यूस तो ये बोला जाता है हमारे यहाँ पे, वो वेस्टेज हो जाता है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से। 40% वेस्टेज होता है, 25% हमको यहाँ पे जितना जितना मार्केट में बेचा जाता है उसका मिलता है। तो खुद देख लीजिए किसानों को फायदा क्या हो रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर ढंग से चीजों को लेकर चलना है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा। और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ, मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है, अगर एग्रीकल्चर जो है उसको फ्री कर दिया जाए, एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है उसको फ्री कर दिया जाए, एक तरीके से बिचौलियों से हटा दिया जाए, तो वो भी एक एंटीडोट की तरह उसको देखा जा रहा है, एक बहुत ही अच्छे इलाज की तरीके से उसको देखा जा रहा है इंडियन फार्मर के लिए, ठीक है ना। फिर उनको पूरा प्राइस मिलेगा। इससे रिलेटेड अभी एक आर्टिकल आगे भी डिस्कस करेंगे न्यूज एनालिसिस में, वहां पे आप लोगों को इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है। न्यूज एनालिसिस वाला अपना पोर्शन देख लेते हैं। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री की विजिट पे आए हुए हैं, ठीक है। तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की विजिट पे आए हुए हैं। पहले एक बार मैप में ये आप लोग देख लीजिए पूरा मैप, ये वाला यहाँ पे एरिया हो गया छुटक सा, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे हो गया। इसके अलावा आप लोग जो यहाँ पे इसका पूरा एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए पैलेस्टीन है, पहले ये था, फिर यहाँ पे इजराइल बन गया, इजराइल के बाद में ये आना स्टार्ट हो गया, फिर जो व्हाइट वाला पोर्शन इजराइल का आना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से चीजें चल रही है। आज की डेट में पैलेस्टीन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक वेस्ट बैंक हो गया और दूसरा गाजा पट्टी हो गया। तो जो गाजा पट्टी में है यहाँ पे हमास राज करते हैं, मतलब हमास जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से रिबेल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप लोग। और दूसरा जो यहाँ पे वेस्ट बैंक में है, यहाँ पे फतेह है, मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पे दिखाया भी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, क्योंकि जो हमास है अभी इन्होंने अपना अपना एक तरीके से एक जो आप लोग बोल सकते हैं अपना, जो पहले क्या करते थे एक्चुअली अपोज किया करते थे सबको, ठीक है ना। तो अभी एक तरीके से इनका पंपलेट निकाला इन्होंने अपना कि हम इस तरीके से अब चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो पहले ये क्या करते थे, हमेशा अपोज करते थे कि इजराइल नाम की कोई कंट्री नहीं एग्जिस्ट करती है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो 1967 के हिसाब से जो टेरिटरी है उस तरीके से हमको अपनी चीजें स्टैब्लिश करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया जो 1948 में इजराइल बना है, 1967 के हिसाब से ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने इजराइल को, ठीक है, कि इजराइल भी कंट्री है। हालांकि इन्होंने अपने पंपलेट में नहीं बोली है वो सारी चीजें। तो अब जो यहाँ के प्रेसिडेंट आए उन्होंने भी यही बातें बोली है, जो इस्टेब्लिशमेंट करना है वो 1967 के हिसाब से करना है, ठीक है। और जो हमारी कंट्री है वो हमेशा इनको सपोर्ट करती है कि आप इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट कीजिए। और ये हमारा जो सपोर्ट रहता है हमेशा ये रहे कि दोनों कंट्री एक साथ मिलके रहें, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये रिलेटेड न्यूज थी पेज 1 पे और पेज 11 पे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इजराइल की विजिट पे भी जाने वाले हैं। तो हम हमेशा यूएन में भी सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीन को ही सपोर्ट करते हैं आज तक, या तो एब्सटेन करते हैं या पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे तो आगे हूं पर लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखिए जो अभी डेड सी आप लोगों को मैप में वहां पे दिख रहा होगा, तो आप लोगों को बताना कितनी कंट्री उसको टच करती हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एक ऐसे एरिया में पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है ना। पेज 5 पे न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो न्यूज है ये यहाँ पे देखिए, कर्नाटका जो है वो बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा देने जा रहा है। इंपॉर्टेंट है काफी, क्यों? क्योंकि ये सेकंड स्टेट है। फर्स्ट स्टेट जो था वो महाराष्ट्र था, आप लोगों को याद रखना है। महाराष्ट्र में जो था उसको चूज किया गया था ब्लू मोरमोन, ठीक है ना। तो जो बटरफ्लाई है तो यहाँ पे इसको चूज किया गया 2015 में। अब जो सदर्न बर्ड, याद रखना इसका नाम, सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई, ये इसका नाम है। अब कर्नाटका इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा देने जा रहा है, ठीक है ना। इसको चूज क्यों किया गया? ये बहुत ही डिस्टिंक्ट है, मतलब कलर में बड़ी डिफरेंट है ये, ठीक है। कर्नाटका कलर में बड़ी डिफरेंट है। इसके अलावा क्या है, ये अगर देखा जाए तो जो सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई, नाम याद रखिएगा इसका, सदर्न बर्ड विंग, ठीक है ना।
तो ये नाम याद रखें, लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया में ये, ठीक है, और एंडेमिक भी है, मतलब इसकी रक्षा भी एक तरीके से की जा सकती है। ओके, तो ये भी चीजें दी गई है, ये तो वही दिया है कि स्टेट ने अप्रूव कर दिया वो सारी बातें। इसके अलावा फ्यूचर क्या है इसका, देखिए अगर इसको बटरफ्लाई का दर्जा दे दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि इसको एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बस एक तरीके से अवेयरनेस लोगों में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बातें दे रखी है, इसको प्रपोज किया गया था, तो बस यही बातें आप लोग याद रखनी है। फर्स्ट स्टेट जो था वो महाराष्ट्र था, सेकंड कर्नाटक हो गया, और जो बटरफ्लाई का नाम है सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को याद रखनी है। देखिए ये वाली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से चाइना की हम लोग टेंडेंसी पहले से ही जानते हैं, वो टेंडेंसी अब निकल के बाहर आ रही है। सिर्फ गवर्नमेंट को भी वो चीजें देखने को मिल रही है। पेज 12 पे न्यूज है, तो वर्ल्ड पेज की न्यूज है, इसमें क्या बोला गया है, जो सिर्फ गवर्नमेंट उस पर ब्लेम लगाया गया है अपोजिशन के द्वारा। यहाँ पे देखिए जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको उस दिन से बोला जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये यहाँ से होते हुए इस तरीके से होते हुए यहाँ पे जा रहा है, ग्वादर पोर्ट में आके मिल रहा है। तो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे कई सारी कंडीशन देखने को निकल के आ रही है। एक तो ये बात देखने को मिल रही है कि इनमें जो भी फायदा किया जा रहा है, जो फंडिंग की जा रही है, जो अपना प्लान बना रहे हैं, वो सारी चीजें जो कर रहे हैं चाइना वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं, पाकिस्तान को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, इसमें अपने हिसाब से चल रहे हैं। कहाँ पे इनको प्रोजेक्ट बनाना है, कहाँ पे इनको लाइन बिछानी है, पूरा प्लान जो किस तरीके से डिसाइड करना है, पाकिस्तान को ढंग से काउंट करके नहीं चल रहे हैं, वहां के अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, ठीक है। एक इस तरीके से पाकिस्तान मतलब लूज कर रहा है, एक तरीके से फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट के नाम पे जो साइन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नेगेटिव चीज में डाल रख देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मिनरल इतने सारे हैं पाकिस्तान में, जो कि उनको ये सारा एक्सट्रैक्ट करके ले जाएगा और फिर उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा और पाकिस्तान में लाके बेचेगा, जिस तरीके से अंग्रेज किया करते थे, कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद किया जा रहा है, इन प्रोजेक्ट के लिए एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद किया जा रहा है, ये यहाँ की अपोजिशन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्टिकल वाले बोल रहे हैं, अपोजिशन बोल रही है। यहाँ पे वन साइडेड फेवर करके चला जा रहा है पाकिस्तान, चाइना अपने अपने बारे में सोच रहा है, पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, और एक तरीके से इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में भी कुछ नहीं सोचा जा रहा है। तो ये बातें अभी निकल के आ रही है, वो तो देखने को मिलता ही था, क्योंकि चाइना कभी भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा। इंडिया ने आगाह भी किया है, वन रोड वन बेल्ट वाले में जब पार्टिसिपेट नहीं किया हमने, इंडिया ने आगाह भी किया है ये बोल के कि देखिए इसमें पार्टिसिपेट ना कीजिए, ये आपको डेब्ट ट्रैप में डाल देगा, आपको लोन देगा और फिर आपको लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी इनसे लोन लेना पड़ेगा। तो ये वो वाला काम चाइना करता है, वो ही करने जा रहा है, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है, कहीं ना कहीं आर्टिकल में यूज कर सकते हैं इसको, और आगे हो सकता है कि इसके ऊपर आर्टिकल भी आ जाए। ये जो एग्रीकल्चर वाला आर्टिकल हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस की वजह से फार्मरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, मैं इसी का बात कर रहा था आप लोगों की। आगे भी एक आर्टिकल आने वाला है, पेज 13 पे ये न्यूज है इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, अभी जो फॉरेन फूड रिटेलर है उनको सेल करने के लिए नॉन फूड में भी उनको, मतलब नॉन फूड के लिए भी उनको अलाउ कर दिया जाएगा। देखिए जो मल्टी, एक तरीके से इनको बोला जाता है मल्टी ब्रांड रिटेल बोला जाता है इनको, मल्टी फूड रिटेल। यहाँ पे जो एफडीआई है वो 100% है, ठीक है ना। तो मगर ये भी बातें बोली जाती थी, अगर मान लीजिए ये हमारे यहाँ पे अच्छे लेवल पे आ जाते तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए अगर ये यहाँ पे अच्छे लेवल पे आ जाते तो डायरेक्ट जो बिचौलिया है उनका कहानी खत्म हो जाएगी। ये डायरेक्ट जाके फार्मर से कॉन्टेक्ट करेंगे, और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक सिस्टम होता है जिससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है फार्मर को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला भी चीजें आ सकती है, डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टेक्ट करेंगे और वहां पे बोलेंगे क्या क्या हमको खरीदना है, और फार्मर उसी तरीके से उगाए उसको, तो वो भी चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, फार्मरों की जो इनकम डबल होने की बात करी थी वो भी देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड फूड जो फोरम की जो समिट होने जा रही है वो भी नवंबर में होने जा रही है, वो भी इंडिया में होगी। वर्ल्ड फूड की जो समिट होती है, ये एक जो यूनाइटेड नेशन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप लोगों को नाम याद रखना है, उसके अंडर में आती है, ठीक है ना। तो काफी फायदा होगा आने वाले टाइम में अगर इस तरीके की चीजें सेट हो जाती है, तो मेड इन इंडिया के तहत ये सारी बातें होंगी। और मिनिस्ट्री याद रखनी है आप लोगों की, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, ठीक है ना, हरसिमरत कौर जो यहाँ पे अभी इनके मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, हरसिमरत कौर बादल। ओके, तो इसके बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। ये एफडीआई यहाँ पे इस टाइम पे रिलीज की गई थी 2016 में। देखिए फीमेल का जो पार्टिसिपेट है ना वर्क फोर्स में, पेज 9 पे न्यूज है, वो घटता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1993 में इतना हुआ करता था 42%, फिर अब आज की डेट में घट के कितना आ गया, वो 31% आ गया है, ठीक है। तो ये घटता ही घटता जा रहा है, लगभग 10% यहाँ पे घट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर दूसरी कंट्री के साथ में कंपेयर करें, इंडिया यहाँ पे है 27 पे लगभग, और अगर यहाँ पे दूसरी कंट्री को देखें, श्रीलंका को देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट को देख लीजिए। श्रीलंका में 35, जो यूरोपियन यूनियन में उसमें 50 के करीब, यूनाइटेड स्टेट में 56, और बांग्लादेश में भी हमसे ज्यादा है, वो 57, चाइना में 63, और नेपाल में देखिए लगभग 80% के लगभग है। तो ये डेटा है, आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल आ रहा है तो।
नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने की बात चल रही है, पेज 13 पे न्यूज है, काफी अच्छी न्यूज है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बन जाए। देखिए एम्प्लॉयमेंट का अगर हमारी कंट्री में देखें जॉब क्रिएशन के बारे में, 2010 में लगभग 8.65 लाख, 2011 में 9.3 लाख, 2012 में ओनली 3 लाख, 2013 में 4 पॉइंट समथिंग लाख, 2014 में भी 4 लाख और 2015 में 1.3 लाख। तो जॉब जो है वो देखिए किस तरीके से घटती जा रही है अगर पहले के कंपेयर में देखा जाए। तो अब ये इसके ऊपर पॉलिसी निकल के आएगी किस तरीके से जॉब वगैरह बढ़ानी है हमारे यहाँ पे। तो ये काम किसका होता है, आप लोगों को मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री। बंदारू दत्ताचार्य जी जो है उसके वो है मिनिस्टर है यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है। तो ये फोकस किया जाएगा जितने भी माइक्रो स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइज है, हैवी इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, सब में कहाँ पे जॉब क्रिएशन हो सकता है, सबको फोकस देके चला जाएगा और सब में ये बातें निकाली जाएगी कहाँ पे जा जाए, कहाँ पे हम लोगों को फोकस देके चलना है। और ये ब्लेम भी कर रहे हैं यूएसए में कि H1B वीजा है जिसकी वजह से हमारी आईटी की जॉब बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो उनको भी किस तरीके से बढ़ाया जाना है वो भी फोकस देके चलना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है इसी तरीके से कि कहाँ पे क्या क्या चीजें होनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सही है, लाइक कीजिए उसको, चीजों को शेयर कीजिए अगर चीजें पसंद आती है, और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। और कुछ भी अगर सजेशन देना है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और पीडीएफ के लिए भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए कहाँ पे आप लोगों को जाना है उसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद। और हाँ, क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा यार, ठीक है। जय हिंद पहले ही भूल गए क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि रिवीजन का टाइम आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।